हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हम डीएलएड 4 सेमेस्टर की क्लासेज में आज आगे बढ़ेंगे और राजन सीरीज चल रहा है इस समय। तो राजन सीरीज में आज साथियों हम आगे बढ़ेंगे और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान, इसके जितने भी साथियों बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसको साथियों हमने कर लिया था। ठीक है, पाठ्यक्रम भी बताया था हमने और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जैसे कि ये सब देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी आए थे, ठीक है, इन सभी को शामिल करते हुए टोटल साथियों प्रश्न को कर लिया था। और इसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे साथियों अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। कहाँ पर? अति लघुत्तरी प्रश्नों पर। जितने भी 85 प्रश्न आपके बहुविकल्पी थे वो सभी को बेहतरीन ढंग से साथियों व्याख्या सहित मैंने जो है अपने चैनल पर करा रखा है। अगर आपने ना देखा हो तो जाकर प्ले लिस्ट से जरूर देखिएगा, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो एक बार जरूर देखिए। अगर वह वीडियो आप देख लेते हैं तो 100% वहां से आपके साथियों जो है डीएलएड के 4 सेमेस्टर विज्ञान में आपके साथियों 8 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना व्याख्या से करा रखा है कि किसी भी चैनल पर आपको इतना डिटेल में नहीं समझाया गया होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न से। ठीक है, इनमें सभी प्रश्नों को हम साथियों देखेंगे बहुत ही फटाफट अंदाज में, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर व्याख्या भी किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है, जरूरत पड़ने पर व्याख्या क्योंकि मैं कर देता हूं। चलिए साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम बताइए। तो साथियों जो युगलीना है ये साथियों पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है। कौन? युगलीना। तो आप जानते हैं कि साथियों जो पौधे और जंतुओं दोनों का गुण रखते हैं उनको साथियों पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैसे कि युगलीना में साथियों पौधों जैसा गुण होता है, क्योंकि साथियों ये जो है सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, और जंतुओं का गुण ये होता है कि ये चल फिर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया युगलीना, जंतुओं और पौधों के बीच की कड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ठीक है, अथवा प्रश्न पूछा गया है 2021-23 में, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो साथियों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। अगर पूछे जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है तो साथियों कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है, और जो ऊर्जा एनर्जी, आप जानते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव होगी तो उसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अगर ये ग्राफ बना दिया जाए तो ग्राफ हमेशा, ऊर्जा का ग्राफ हमेशा बढ़ता है, तो ये हमेशा सीधा होगा। ठीक है, वहीं जनसंख्या का हमेशा उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? अथवा प्रश्न पूछा है, दोनों प्रश्न एक ही हैं, केवल पूछने का तरीका अलग है। मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर मतलब मिला जुला कर ये पूछने को, जो पहली बार आपका आवर्त सारणी दिया था मेंडलीव ने, वो साथियों उसमें कितने वर्ग और आवर्त हैं, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग और आवर्त हैं। ठीक है, ये प्रश्न देखिए 21 और 23 में आ भी चुका है। तो देखिए साथियों जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब दिया था। तो सबसे पहले साथियों आवर्त सारणी जो है मेंडलीव ने दिया था 1869 में। 1869 में इसमें टोटल अगर पूछ लिया जाए कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था उसमें टोटल कितने तत्व थे, तो आपके 63 तत्वों को समावेशित किया गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जो कि पहले बनाई गई थी। ठीक है, तो देखिए साथियों जो आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें साथियों 7 आवर्त और 8 समूह यानी कि 8 वर्ग हैं। 7 आवर्त और 8 वर्ग हैं। यहाँ पर देखिए 9 गलत दिया है। ठीक है, तो अगर आप साथियों राजन सीरीज से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी सीरीज हो, कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नों को यहाँ पर गलत समावेशित कर दिया जाता है उत्तर उनके, तो यहाँ पर 9 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 8, और जो 7 आवर्त है ये बिल्कुल सही है, यानी कि 8 वर्ग और 7 आवर्त थे। और आधुनिक आवर्त सारणी में साथियों आपके, आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 7 आवर्त 7 और वर्ग जो है साथियों कितने हैं? 18 वर्ग हैं। 9 नहीं साथियों, 18 वर्ग हैं। तो ये भी आपका जो है यहाँ पर देखिए गलत दिया है, यहाँ पर दिया है 9 वर्ग। ठीक है, तो ये गलत है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग हैं दोस्तों, 18 वर्ग हैं, और आवर्त की संख्या 7 ही है। ठीक है, और अगर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या पूछे कि कितने तत्व समावेशित किए गए हैं, तो 118 तत्वों की खोज अभी तक हो चुकी है, जिन्हें जो है आवर्त सारणी में शामिल किया गया है। तो साथियों फिर से एक बार ध्यान से देखिए, काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में साथियों वर्ग कितने हैं? 8 वर्ग हैं और आवर्त 7 हैं। और वहीं पर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त 7 हैं और वर्ग जो है आपके 18 वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आपके राजन सीरीज में गलत दिया है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप जाकर उसको सही कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? देखिए साथियों सर्वाहारी जंतु मतलब सर्व मतलब सभी। देखिए सर्वहारी मतलब सभी खाने वाले, जो सभी चीज खाने वाले होते हैं, यानी कि शाकाहारी भोजन भी और मांसाहारी भोजन भी। तो देखिए सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए, वे जीव जो पौधों या वनस्पतियों, फल, सब्जी, अनाज तथा
जंतुओं मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका जैसे मनुष्य हो गया या मानव, जैसे हम सभी मनुष्य मानव हैं। और कोटिस, एक कोटिस जंतु होता है, कोटिस। इसके बाद लोमड़ी भी है, लोमड़ी, लोमड़ी साथियों, लोमड़ी, ठीक है, ये भी सर्वाहारी में आता है, क्योंकि ये आपके जो शाकाहारी जैसे पेड़ पौधे वनस्पति फल फूल सब्जी इनको भी खाते हैं और साथ में मांस भी खाते हैं, जीव जंतुओं को भी खाते हैं। तो ये आपका जो है सर्वाहारी जीव जंतु हो गए, तो आसानी से आप बनाकर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, लिथार्ज, लिथार्ज किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए साथियों। लिथार्ज जो है लेड ऑक्साइड को कहते हैं, किसको, लेड ऑक्साइड को कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है PbO, PbO, PbO आपका Pb किसका जो है संकेत होता है, लेड का, और O जो है ऑक्सीजन का, तो यहाँ से हो गया लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड आपका हो गया किसका फार्मूला, PbO, PbO को कहते हैं लेड ऑक्साइड, और इसको कहते हैं लिथार्ज। यह साथियों एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड हम आगे पढ़ेंगे आपके जो है लघु उत्तरी प्रश्नों में। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पिरामिड किसे कहते हैं। तो साथियों पिरामिड की परिभाषा ध्यान से देखिए, पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन या आलेखी प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। तो साथियों जो पारितंत्र में वातावरण में समस्त जीव हैं उनको उनकी संख्या के आधार पर, जीव भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका पिरामिड की परिभाषा हो गया, ध्यान से देख लीजिए। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, कहीं ना कहीं आपका 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। अपघटनकर्ता साथियों क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि अपघटनकर्ता मतलब अपघटन करने वाले। तो पहले आप समझिए कि अपघटन क्या होता है साथियों, ठीक है, इसकी परिभाषा आप समझिए और जानिए कि अपघटन होते क्या है। तो देखिए साथियों अपघटन जो है एक रासायनिक और जैविक प्रक्रिया है, एक रासायनिक और जैविक प्रक्रिया है जिसके तहत मृत कार्बनिक पदार्थों का भौतिक विघटन और जैव रासायनिक रूपांतरण होता है। इस प्रक्रिया में मृत पदार्थ सरल कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं और खाद में बदल जाते हैं। साथियों अगर अपघटन की बात करें तो अपघटन एक क्या है, अपचयी क्रिया है। अपघटन एक अपचयी क्रिया है, ठीक है, अपचयी क्रिया है, और अपघटन द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ की तो अपघटन की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि अपघटन द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, और अपघटन एक अपचयी क्रिया है, अपघटन एक रासायनिक क्रिया है, और एक जैविक प्रक्रिया है। इतना चीज आप लिख सकते हैं। इसमें साथियों क्या होता है कि जो भौतिक विघटन हो इसमें होता है, इसमें साथियों जो आपके प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में आपके पदार्थ जो होता है वह सरल कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं में टूट जाता है। जैसे आप देखेंगे कहीं पर जीव जंतु पक्षी कुछ भी मर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कोई जीव मर गया रोड पे या गांव में या कहीं बाग बगीचे में, आप देखते होंगे कि धीरे धीरे वह साथियों सड़ने लगता है, सड़ने गलने लगता है, उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, और धीरे धीरे उनका जो मांस होता है वो धीरे धीरे सड़ गल कर खत्म हो जाता है, तो केवल हड्डियां बचती हैं। तो इसी को साथियों, जो इसी प्रक्रिया को, सड़ने गलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं, ठीक है। तो ये अपघटन करते कौन है, यही उदाहरण पूछा गया है आपका, यानी कि अपघटन करता पूछा गया है। तो साथियों आपके जीवाणु, यानी कि जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु और कवक इसके प्रमुख उदाहरण है, कवक, ठीक है। तो इसका उदाहरण पूछे अपघटनकर्ता का, तो जीवाणु और कवक जो है इसके प्रमुख उदाहरण है अपघटनकर्ता के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो साथियों द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताना है। तो देखिए साथियों आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको नीचे देखिए यहाँ पर बताया गया है सभी चीजें। तो साथियों अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो मेढक आपका हो गया द्वितीयक उपभोक्ता में, क्योंकि साथियों आपको पता है कि जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, तो हरे पेड़ पौधे क्या हो गए साथियों, उत्पादक हो गए। अब जो इन हरे पेड़ पौधों को खाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, और जो साथियों द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा उनको हम तृतीयक उपभोक्ता, और जो तृतीयक उपभोक्ता को खाएगा उनको हम उच्चतम उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप समझिए। तो यहाँ पर साथियों जो आपका घास है उसको कौन खाएगा, उसको खाएंगे साथियों कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा साथियों, मेढक खाएगा। तो मेढक किसमें आ गया, द्वितीयक उपभोक्ता में आ गया। अब साथियों अगला प्रश्न है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। अब उपभोक्ता का उदाहरण परिभाषा देखिए आप साथियों, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर देखिए ध्यान से, उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपके मेढक हो गया, टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया, सर्प हो गया, आदि हो गया, ठीक है। जैसे कैसे, अब जैसे साथियों
यहाँ पर बोला गया कि उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, यानी कि सेवन करते हैं। अब जैसे कि आपका घास हो गया या छोटी छोटी पेड़ पौधे हो गए, तो वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। तो अपना भोजन बनाते हैं तो उनको कौन खाएगा? हरे पेड़ पौधों को। आपको जैसे टिड्डा हो गया, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हो गए, खरगोश हो गया, ठीक है, ये सभी आपके खाएंगे। तो ये क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। सर्प किसको खाएगा? मेढक को खाएगा। मेढक भी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से प्राप्त करेगा। तो और ये मेढक छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से प्राप्त करेगा और सर्प अपना भोजन मेढक से प्राप्त करेगा। तो ये साथियों आपके सभी क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए, कहीं ना कहीं से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अब साथियों देखिए कि उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके 100% आएंगे कहीं ना कहीं। तो साथियों जो आपके उपभोक्ता होते हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, याद करके रख लीजिए। उपभोक्ता को आपके 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आपका पहला हो गया देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा हो गया तृतीयक उपभोक्ता और चौथा हो गया उच्चतम उपभोक्ता, ठीक है। अब उदाहरण अगर हम देखते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता में ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता वे होंगे जो साथियों आपके हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता को ही हम क्या कहेंगे? शाकाहारी, क्योंकि ये जो है मांस नहीं खाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये केवल हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, तो इनको हम शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे? आपका जैसे आ गया गाय, भैंस, हिरन, कीड़े मकोड़े, चूहे, घोड़े जो आपके होते हैं, तितली हो गया, कैटरपिलर, एक जीव है आपका कैटरपिलर, ठीक है, ये भी आपका शाकाहारी होता है, कैटरपिलर। एक होता है हर्मिंग बर्ड का आपने नाम सुना होगा, हर्मिंग बर्ड, ठीक है। तो ये सभी आपके कैसे हो गए? ये सभी आपके हो गए प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो इसमें आपका जो मेढक हो गया, क्योंकि मेढक कीड़े मकोड़ों को खाएगा। इसके बाद मछली भी कीड़े मकोड़ों को खाती है जल में, ठीक है, मछली हो गया। छिपकली भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को घरों में खाती है, आपको पता होगा। तो मेढक, मछली और छिपकली क्या होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। तृतीयक उपभोक्ता में आप देखिए, तृतीयक उपभोक्ता में आपके जो हो गए शेर हो गए, बाघ हो गए, आपके प्यूमा एक है, और इसके बाद जगुआर, ये चीते की तरह होता है जगुआर। ये सभी आपके किस में आएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में आ गए। उच्चतम उपभोक्ता की बात करें तो इसमें आपका जो है साथियों क्यों आ गया? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य सभी के मांस को खा जाता है। मनुष्य जो मांस खाने वाले जीव हैं उनका भी मांस खा जाते हैं आज के समय में, ठीक है। तो मनुष्य उच्चतम उपभोक्ता में आ गया। इसके साथ ही आपका जो बाज है, ये साथियों किसको खाएगा? ये किसी के मांस को पा जाए, चाहे सर्प हो। सर्प आपके तृतीयक उपभोक्ता में आएगा तो सर्प बाज जो है सर्प को भी खा जाएगा, और कोई शेर मरा हो उसको भी खा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके उच्चतम उपभोक्ता में आ गए। जैसे कि आपके बैक्टीरिया, कवक जो होते हैं, ये कोई मर गया तो उसमें धीरे धीरे उनके शरीर को ये खत्म कर देते हैं। तो ये सभी आपके किसमें आ गए? उच्चतम उपभोक्ता में आ गए। तो उम्मीद है आपको साथियों बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण से क्या आशय है? तो साथियों पर्यावरण से क्या आशय है, ध्यान से देखिए। इसको कैसे हम लिखेंगे? पर्यावरण साथियों 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहले तो हम लिखेंगे कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे परि का अर्थ है चारों तरफ, परि का अर्थ है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। क्या? ढका हुआ, यानी कि चारों तरफ से ढका हुआ। तो साथियों यहाँ पर आपका जो परिभाषा बन जाएगा कि अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही क्या है साथियों? पर्यावरण है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। अर्थात जो है चारों तरफ से ढका हुआ, अर्थात वह आवरण जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वही क्या है साथियों? पर्यावरण है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको साथियों समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, पारितंत्र जिसको हम पारिस्थितिक भी कहते हैं, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग साथियों सबसे पहले एजी टाइंसले ने किया। एजी टाइंसले ने 1935 में किया। कब किया? 1935 में पारितंत्र शब्द का प्रयोग एजी टाइंसले ने किया 1935 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। उम्मीद है आपको बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जैविक घटक किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित बताइए। तो साथियों जैविक घटक की बात करें तो साथियों जैविक घटक को उदाहरण सहित आपको बताना है। तो साथियों पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं जैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है, जैविक घटक कहलाता है। तो साथियों पारितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में जो साथियों आपकी सजीव चीजें हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गया, यानी कि जो पर्यावरण में जो सजीव चीजें हैं जिनमें जान होता है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, आपके जैविक घटक कहते हैं। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सभी किसमें आएंगे, जैविक घटक में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो जैविक घटक हमने देख लिया कि जो पर्यावरण में सजीव चीजें हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। उसी प्रकार से पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव चीजें आते हैं वे अजैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि निर्जीव चीजें अजैविक घटक, ठीक है। जैसे कि आपका ताप हो गया, दाब हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ताप दाब सूर्य का प्रकाश, ये सभी किसमें आएंगे आपके साथियों, आपके आएंगे अजैविक घटक में आएंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है जैविक और अजैविक घटक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हमने अभी ऊपर चर्चा किया था। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, पारितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी को ही पारितंत्र कहा जाता है, अथवा आप कह सकते हैं कि पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो हमने अभी जैविक और अजैविक घटक पढ़ा, वे किसके अंतर्गत आएंगे, पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन, अगर पूछे कि पारितंत्र के अंदर कितने घटक आते हैं, तो 2 घटक आते हैं, आपके जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा बन जाएगा कि जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को ही क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। इसमें साथियों पूछा है रुधिर क्या है, यानी कि इसमें हमसे ब्लड के बारे में पूछा है, रक्त के बारे में पूछा है, खून के बारे में पूछा है, ठीक है। तो साथियों रुधिर क्या है, तो साथियों सबसे पहले आप जानिए कि रुधिर की खोज आपका अगर पूछे तो किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, इसने किया था। अगर पूछे कि रुधिर की खोज अथवा रुधिर समूह की खोज, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था, 1900 ईस्वी में किया था। अब साथियों आप देखिए कि जो आपका रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, कैसा ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, जो प्लाज्मा और रुधिराणु का बना होता है, ठीक है। जो किसका बना होता है, यानी कि रुधिर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, एक तो रुधिराणु पाए जाएंगे और एक प्लाज्मा पाया जाएगा, यानी कि 2 चीजों से मिलकर बना होता है। रुधिर का पीएच मान साथियों 7 कितना होता है, 4 होता है। जो रुधिर का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रुधिर क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। साथियों आपको पता है कि सोरेनसन ने एक पीएच पैमाना दिया था, जिसमें 1 से लेकर 14 तक के अंक होते थे, और बीच में 7 को जो है साम्य अवस्था माना जाता था, और इसके बाद 13, 14 लास्ट में, ठीक है। यानी कि एक 7 से कम और एक 7 से ज़्यादा। तो जो साथियों साम्य अवस्था में होता था उसको हम साम्य अवस्था वाला कहते थे। तो ना तो वह साथियों आपका जो है एसिड में आता था, ना बेस में आता था, ठीक है। यानी कि ना वह साथियों अम्ल के अंतर्गत आएगा, जो जिसका पीएच मान 7 रहेगा, वह ना तो अम्ल के अंदर आएगा ना तो क्षार के अंदर आएगा, ठीक है। और अगर 7 से उसका पीएच वैल्यू कम है तो वह अम्ल कहलाता है, और अगर 7 से उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो वह क्षार कहलाता है। तो देखिए साथियों, अगर हम 7 वाले पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर आपका जल आता है, जो हम पीते हैं वह ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय होता है। और रक्त की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मान 7 से ज़्यादा है, यानी कि 7.4 है, तो यह कैसा हो गया, क्षारीय हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसीलिए रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कठिन प्रश्न है आप सभी के लिए, शायद आज तक आपने सुना ना हो। तो साथियों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं, क्या नाम है साथियों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, यदि पिता का रक्त जो है RH+ फैक्टर वाला हो तथा माता का रक्त समूह RH- फैक्टर वाला हो, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इसी को साथियों हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, ठीक है। साथियों जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है, गर्भावस्था की एक गंभीर जटिलता है। यह तब होता है जब गर्भावस्था महिला का, जो गर्भवती महिला है, उसका रक्त समूह भ्रूण के रक्त समूह से असंगत होता है। जैसे जो माता है उसका रक्त समूह अलग हो और जो शिशु पल रहा है गर्भावस्था में उसका रक्त समूह अलग हो, दोनों का, ठीक है। तो ये साथियों तब होता है, ठीक है। इस स्थिति में माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करती है। जो साथियों माँ की जो माँ है उसका जो रक्त समूह है उसमें जो साथियों प्रतिरक्षा प्रणाली है रक्त में, वह क्या करती है कि शिशु के RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाओं पर हमला कर देती है, जिससे भ्रूण में खतरनाक रूप से कम लाल रक्त कोशिकाएं हो जाती हैं। यह एनीमिया का एक प्रकार हो जाता है, यानी कि जब माँ का
जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह बच्चे के आरबीसी पर हमला करेगी, तो बच्चे में आरबीसी कम हो जाएगा और उसमें एनीमिया हो जाएगा, यानी कि रक्त अल्पता हो जाएगा। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो यह बच्चे के लिए जानलेवा होता है। आरएच फैक्टर, जिसको रीसस फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, जो आरएच फैक्टर की बात किया गया है, आरएच फैक्टर को रीसस फैक्टर कहते हैं, रीसस फैक्टर, ठीक है, रीसस फैक्टर। इसका खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है, और साथ में एक थे एएस बेनर ने किया था, एएस बेनर कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। तो आरएच फैक्टर की खोज अगर पूछे किसने किया था तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और जो रक्त समूह होते हैं चार, आपके ए बी और ओ, चार रक्त समूह होते हैं, उसकी भी खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो आरएच फैक्टर की खोज साथियों कार्ल लैंडस्टीनर ने कब किया था? 1940 में किया था, ठीक है। यह एक तरह का प्रोटीन होता है जो साथियों आरएच होता है, आरएच फैक्टर होता है, या क्या होता है? यह साथियों एक तरह का प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाओं के बाहर पाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक RH प्लस होता है और एक RH माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है साथियों? जब साथियों पिता का रक्त समूह RH प्लस हो और माता का RH माइनस हो तो जन्म लेने वाला शिशु क्या होता है? गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद ही मर जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। उम्मीद है अब आपको साथियों समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथियों जो धातु पाए जाते हैं जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, इनका साथियों प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की भूपरपटी, यानी कि पृथ्वी के अंदर भूपरपटी में खोदने पर ही क्या साथियों पाए जाते हैं? धातु पाए जाते हैं। तो इनका प्रमुख स्रोत क्या हो गया? पृथ्वी की भूपरपटी। अगला प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, खनिज किसे कहते हैं? देखिए भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे साथियों आपका हम पृथ्वी की खुदाई करें और पृथ्वी के भूपरपटी में साथियों क्या मिले? प्राकृतिक रूप से जो साथियों लोहा, एल्युमिनियम, अन्य पदार्थ उपलब्ध हैं वे क्या कहलाएंगे साथियों? खनिज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया उत्तर खनिज का, कि भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत रुधिराणु WBC के कार्य बताइए। तो साथियों WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रुधिराणु। तो इसका साथियों कार्य आप देखिए कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि जो साथियों प्रतिरोधक क्षमता होता है यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता, उसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है? WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिका करती है। इसके बाद दूसरा है रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना, यानी कि अगर कोई बाहरी रोगाणु, जीवाणु अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको ये मारने का कार्य करते हैं। कौन? WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका, यानी से बीमारियों से बचाने का कार्य तथा बाहरी रोगाणुओं और जीवाणुओं को भक्षण करने का कार्य श्वेत रुधिर कणिका करती है। और अगर श्वेत रुधिर कणिका का जीवन काल पूछे तो 13 से 20 दिन। कितना? 13 से 20 दिन होता है। और लाल रुधिर कणिका का होता है 120 दिन होता है। और 3 से 5 दिन आपका प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? साथियों हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है, यानी कि RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। क्या होता है? अगर कहे कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा तो रक्त अल्पता होगा, जिसको साथियों कहते हैं एनीमिया। एनीमिया रोग कहते हैं, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। तो साथियों एनीमिया रोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। तो रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य साथियों रुधिर का थक्का बनाने में कार्य करती है। जो साथियों रुधिर प्लेटलेट्स होता है वह रुधिर का थक्का बनाना, जैसे आपका स्किन कहीं कट गया और स्किन से ब्लड बहने लगा, शरीर से ब्लड निकलने लगा, तो साथियों आप देखते होंगे कि थोड़ा सा ब्लड बहकर थोड़ी देर बाद साथियों बंद हो जाता है। तो जहाँ पर आपका कटा होता है वहाँ पर प्लेटलेट्स जो होता है वह आकर जम जाता है, ठीक है। तो जम जाने के बाद इसके बाद आपका रक्त बहना बंद हो जाता है। तो रुधिर का थक्का बनाने में कौन कार्य करता है? आपका प्लेटलेट्स कार्य करता है, जो कि विटामिन K की सहायता से करता है। विटामिन K की सहायता, अगर पूछे कि कौन सा विटामिन जो है रुधिर का थक्का बनाने में कार्य करता है तो विटामिन K, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए। एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताइए, ठीक है। देखिए एंटीजन लाल रुधिर कणिका में होता है, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। जो साथियों एंटीजन होता है वह RBC में होता है और जो एंटीबॉडी होता है वह कहाँ पर होता है? आपका प्लाज्मा में होता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एंटीजन साथियों, एंटीजन जो होते हैं ये विदेशी पदार्थ होते हैं, यानी कि बाहरी पदार्थ। ध्यान से समझिएगा,
एंटीजन विदेशी पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं। ये बैक्टीरिया, आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, कवक हो गए, एलर्जी हो गया, विष हो गया और अन्य विषाक्त पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको साथियों इम्यूनोजेंस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो साथियों जो एंटीजन होते हैं ये विदेशी पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपके बाहरी पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे कि आपकी बैक्टीरिया, वायरस, कवक, एलर्जी, विष, अन्य विषाक्त पदार्थ। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्यूनोजेंस कहते हैं। वहीं पर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी साथियों वे प्रोटीन होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है। साथियों शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है कौन? आपका एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी ये एंटीजन से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका कोई एंटीजन हो गया, ठीक है, एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश किया, ये हमारा शरीर है तो ये हमारे शरीर में क्या बनना चालू हो जाएगा? एंटीबॉडी। एंटीजन प्रवेश किया, कोई बैक्टीरिया प्रवेश किया तो एंटीबॉडी साथियों बन करके इसको तुरंत क्या करेगा? मार देगा और इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करती है जो कि आपके प्लाज्मा में पाई जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा साथियों। ठीक है, तो साथियों 5 प्रश्न और इस वीडियो में आपके कराएंगे। इसके बाद अगली वीडियो में साथियों हम जो है आपका अगला वीडियो लेकर आएंगे, तो ध्यान से देखिए यह वीडियो। ठीक है, और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? जो साथियों आपका रुधिर वर्ग ओ है इसको हम सर्वदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? ध्यान से देखिए। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं है तथा यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। जैसे साथियों कोई रोगी है, ठीक है, अब रोगी का चाहे ब्लड ए ग्रुप का हो, बी ग्रुप का हो, AB ग्रुप का हो या O ग्रुप का हो, इसको अगर O ग्रुप का ब्लड मिल जाता है तो उसको साथियों आराम से चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसको अगर कह दें कि आपको जो है A चढ़ा दीजिए, इस तरह से नहीं चढ़ाया जाता। O ही ऐसा साथियों रक्त समूह है जो किसी भी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्यों चढ़ा दिया जाता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एंटीजन। एंटीजन मैंने अभी आपको ऊपर परिभाषा बताया कि एंटीजन बाहरी पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, जीवाणु, ठीक है, और आपके कवक, एलर्जी, विष, ये सभी। तो जो ओ रक्त समूह होता है उसमें ये सभी नहीं पाए जाते हैं। तो जब ये सभी नहीं पाए जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति को चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए साथियों इसको हम सर्वदाता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? जैसे कोई आपका रोगी व्यक्ति हो गया और इसका ब्लड ग्रुप AB है तो इसको साथियों कोई भी ब्लड चढ़ा दीजिए। ठीक है, A चढ़ा दीजिए, B चढ़ा दीजिए अथवा O चढ़ा दीजिए या AB चढ़ा दीजिए, चारों। यानी कि अगर कोई AB ग्रुप वाला है तो इसमें कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन मतलब वही बात हुआ, हमने क्या बताया कि बैक्टीरिया, कवक, ठीक है, बैक्टीरिया, कवक और जो है वायरस, एलर्जी, विष, ये सभी AB रक्त समूह में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है, कोई भी रुधिर वर्ग हो सबको अपने में मिला सकता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैविक घटक को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैविक घटक जो आपके होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्पादक हो गया, एक उपभोक्ता हो गया और एक अपघटनकर्ता हो गया। तो ध्यान से समझिएगा कि साथियों जो आपका पारिस्थितिकी है या पारितंत्र है उसके कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। एक आपका जैविक घटक हमने देखा और एक अजैविक घटक हमने देखा। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक, 2 घटक किसके होते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के। ठीक है, अब साथियों जिसमें जैविक घटक जो होता है इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं आपके। एक उत्पादक हो गया, दूसरा उपभोक्ता हो गया और तीसरा अपघटनकर्ता हो गया। उत्पादक वे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता को साथियों 4 कैटेगरी में बांटा गया, अभी हमने ऊपर चर्चा किया। एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और एक उच्च स्तर का उपभोक्ता। ठीक है, तो ये आपके उपभोक्ता हो गए 4 स्तर के। अपघटनकर्ता में हमने आपको बताया था कि जो साथियों सड़े गले चीज़ों का भक्षण करते हैं, मरे हुए चीज जानवरों का, जैसे कि आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हो गया और आपका कवक हो गया, किसके अंतर्गत आएंगे? अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ें आपके हो गई जैविक घटक को 3 घटक में आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, उत्पादक किसे कहते हैं? अभी हमने ऊपर बता दिया। उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे आपका हरे पेड़ पौधे हो गए, हरा नीला शैवाल हो गया, हरा नीला शैवाल हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है? द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे आपका भेड़िया हो गया, बिल्ली हो गया, मेढक हो गया आदि हो गया। ठीक है,
जो प्राथमिक उपभोक्ता साथियों, अगर प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो ये सभी शाकाहारी जीव कहलाते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन साथियों हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। और जो साथियों प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, सेवन करते हैं, उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे आपका भेड़िया, बिल्ली, मेढक, ये सभी किसमें आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो साथियों तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन साथियों द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करेंगे, वे तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे आपका शेर हो गया, सर्प हो गया, क्योंकि शेर साथियों किसको खाएगा? शेर आपका खाएगा साथियों आपका जैसे मगरमच्छ को खा गया, हिरण को खा गया और भेड़िए को खा गया, किसी को भी शेर खा गया। सर्प किसको खा गया? मेढक को खा गया और अन्य जीवों को खा गया, छोटे छोटे पक्षियों को पा जाता है, खा जाता है। तो इस तरह से आपका जो है ये हो गए आपके तृतीयक उपभोक्ता। तो साथियों ये 30 प्रश्न, उम्मीद है आपको साथियों बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। आगे की क्लास भी आपको मिलती रहेगी लगातार। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अन्य वीडियो के लिए साथियों चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ठीक है, अथवा प्ले लिस्ट में जाएं। अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, तो इसी प्रकार से आपको लगातार मिलता रहेगा और पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसी को अगर आप साथियों 1 से 2 बार देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका कहीं पर भी गलत होने वाला नहीं है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर साथियों ज्वाइन करें। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।